जय हिंद एवरीवन। फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी आपकी, तो एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के लिए हम लेक्चर्स लेके आ रहे हैं आपके। आज ये लेक्चर नंबर 2 रहेगा। हमने क्वेश्चंस उसी अकॉर्डिंग किए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, है ना। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं यहाँ पे से, ठीक है। आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका पैसेज है। आपको पता है कि आपके एग्जाम में पैसेज पूछे जाते हैं। पैसेज के 4 क्वेश्चन आपके नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पैसेज से। देखिए, कल मैंने आपको बोला था कि जब भी हम पैसेज पढ़ते हैं तो पहले एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फिर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक ऑप्शन नजर निकाल लेते हैं। जब से मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए, जब भी आपको मैंने पहले भी बोला है कि सबसे पहले पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़िए। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट आप करेक्ट कब बता पाएंगे? जब आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब देखिए, ये 2 क्वेश्चन आ गए तो ऑब्वियसली आपको पूरा पैसेज ही पढ़ना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर पैसेज से। एक नजर आप निकाल लीजिए पैसेज पे। स्टार्ट करते हैं पैसेज पढ़ना। लिखा हुआ द सेंटर एंड स्टेट्स मस्ट बिकम पार्टनर्स इन द प्लानिंग प्रोसेस टू डिटरमाइन नेशनल प्रायोरिटीज टुगेदर, है ना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो पार्टनर्स बनकर प्लानिंग प्रोसेस को डिटरमाइन करेंगी नेशनल प्रायोरिटीज टुगेदर साथ में। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग वुड अंडरग्रो का मतलब क्या होता है? विरासत, है ना। मतलब जो जिस तरीके से हम आगे उसको प्लान करेंगे। अ चांस इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसमें सिचुएशंस एंड मोमेंटस ट्रेड्स एमर्जिंग द इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो वर्ल्ड की पूरी बात हो रही है। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट वुड ऑल्सो हैव टू एग्जामिन सो एज टू फुल involve the people in the process of national building. The main task would to ensure that the real initiative to be transferred to the people of the family welfare program should not be treated as the center responsibility alone. देखिए, यहाँ पर पूरी बात हो रही है जो आपकी जो प्लानिंग की बात हो रही है। और सेकेंड थिंग आपको ध्यान देना है कि किस चीज की प्लानिंग की बात हो रही है। तो नेशनल बिल्डिंग, द मेन टास्क वुड बी इंश्योर दैट द रियल इनिशिएटिव, जो उसका मेन पर्पस है, ट्रांसफर द पीपल ऑफ द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, है ना। पीपल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की बात हो रही है। शुड नॉट बी ट्रीटेड एज द सेंटर रेस्पॉन्सिबिलिटी अलोन, अकेले नहीं लिया जाएगा। द स्टेट शुड evolve a suitable mechanism for the involvement of the government agencies, है ना। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी उसमें इंक्लूड करेगी। जिला परिषद भी आएगा, पंचायत भी आएगा। फॉर मेकिंग द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम अ सक्सेस, एक सफलता बनाने के लिए तीनों चीजें मिलकर करेगी। सिर्फ और सिर्फ आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट और वो सब मिलकर करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हम देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट सही है कि दूसरा कि तीसरा या चौथा है कि पढ़ते चलते हैं। इफेक्टिव वेलफेयर प्रोग्राम इज प्रोसेस आर इंटरलिंक्ड। अब इंटरलिंक्ड किस चीज से है इसमें तो बताया नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं इफेक्टिव फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। मतलब कहीं ना कहीं ये सेंटेंस जो लिखा हुआ वो अधूरा सा है, ये नहीं आएगा। पॉपुलेशन पॉलिसी एंड प्लानिंग प्रोसेस आर इंटरलिंक्ड। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? 2 की, प्लानिंग प्रोसेस की और पॉपुलेशन पॉलिसी की। तो 2 की इंटरलिंक्ड की बात हो रही है, जो कि हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन पॉलिसी और प्लानिंग प्रोसेस की बात हो रही थी। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम शुड नॉट बी लेफ्ट द स्टेट गवर्नमेंट अलोन, ये भी हमने बात देखी थी इसमें। द स्टेट गवर्नमेंट शुड यूज प्रिवेंटिव मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन, है ना। कंट्रोल करने की बात तो कहीं से कहीं उसमें नहीं थी, तो ये वाला भी नहीं आएगा। अब सेंटेंस में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पॉपुलेशन पॉलिसी एंड प्लानिंग प्रोसेस आर इंटरलिंक्ड, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है क्योंकि प्लानिंग प्रोसेस किसके अकॉर्डिंग होगी? पॉपुलेशन पॉलिसी के। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम शुड नॉट बी लेफ्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट अलोन, स्टेट गवर्नमेंट को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन उसके साथ में भी बहुत सारी चीजें बताई गई थी, सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं हुई थी। तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन आपका कौन सा आएगा? बी, है ना। बी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? पॉपुलेशन पॉलिसी एंड प्लानिंग प्रोसेस आर इंटरलिंक्ड। तो आपका फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो बी आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड लिखा हुआ है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है? ठीक है। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन नेशन बिल्डिंग शुड बी एग्जामिन, बिल्कुल किया जाएगा एग्जामिन, आपको बोला ही गया था कि इसमें एग्जामिन किया जाएगा। रियल इनिशिएटिव शुड बी ट्रांसफर्ड टू द पीपल, रियल इनिशिएटिव दिया जाएगा पीपल को, यह भी आपका लिखा गया था। देखिए इसी में अगर हम देखेंगे
नेशनल प्रायोरिटीज टुगेदर, है ना, स्टेट और दोनों साथ में देखिए कि वहां स्टेट की बात करते इसलिए क्वेश्चन हट गया था आपका। द प्रोसेस वुड बी अंडरग्रो डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन, इंश्योर इन्वॉल्वमेंट पीपल, हाँ यहां देखेंगे इन्वॉल्व द पीपल इन द प्रोसेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, है ना। तो यहां जो लिखा हुआ है सेकंड पार्ट, रियल इनिशिएटिव शुड बी ट्रांसफर टू द पीपल, तो पीपल की बात कर रहा है वो, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, देयर शुड बी नो रोल ऑफ द गवर्नमेंट एज फॉर एज प्लानिंग इन कंसर्ट, नहीं गवर्नमेंट की तो रोल होगा, तो इसमें जो लिखा हुआ है थर्ड वाला पॉइंट वो सही नहीं है। तो आपको जो राइट आंसर रहेगा ये, क्योंकि इसकी बात यहां पर हुई है जो कि ये गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वुड फोर्स प्लानिंग प्रोसेस टू अंडरग्रो अ चांस, है ना। फोर्स प्रोसेस प्लानिंग की बात हो रही है कि अंडरग्रो कर रहा है कि कौन से चांस में हो सकता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक फ्री मार्केट प्रोसेस की तो कहीं कहीं बात हुई नहीं थी, डोमेस्टिक कंपल्शंस की बात भी नहीं हो रही थी, इंटरनेशनल प्रेशर की बात नहीं हो रही थी। जब हम देखते हैं तो यहां पर हमने देखा था कि इसमें बोला गया व्हाट वुड फोर्स प्लानिंग प्रोसेस टू अंडरग्रो, है ना, अंडरग्रो अ चांस। जब हम यहां पर बात करते हैं तो उस वर्ड को हम देखते हैं, ये रहा, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग वुड अंडरग्रो चांस इन अ डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन एंड मोमेंटस, है ना, ट्रेंड्स इमर्जिंग इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के साथ साथ में कहा डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी। और आप जब क्वेश्चन देखते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन एंड वर्ल्ड ट्रेड्स मतलब सभी जगह वर्ल्ड पे जो उसकी मार्केट है उसमें। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा थर्ड का क्या रहेगा आपका बी। फोर्थ पे आते हैं हम, फोर्थ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंप्लाइड बाय द एक्सप्रेशन मोमेंटस ट्रेड, है ना, किसके द्वारा लिया जाएगा, हम इसकी बात करते हैं। जीडीपी की तो कहीं से कहीं मतलब पूरे के पूरे पैराग्राफ में बात नहीं हुई है। मेमोरेबल हिस्टोरिकल इवेंट्स की कहीं से कहीं बात हो नहीं रही थी। इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द इंटरनेशनल सीन्स हो सकता है। इंप्रूवमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये भी कहीं से कहीं बात नहीं हो रही है। तो आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना है कि आपने अगर पैसेज पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर इसमें से किसी चीज पे बात नहीं हो रही, जैसे जीडीपी पे कहीं पे बात नहीं हुई थी, मेमोरेबल हिस्टोरिकल इवेंट पे बात नहीं हुई थी, फॉरेन एक्सचेंज की बात नहीं हुई थी, जब तीन चीजों की बात ही नहीं मिली है आपको पैसेज में, तो ये तीन ऑप्शन ही गलत रहेंगे और जो राइट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सी रहेगा। तो ये हो गए आपके पैसेज। तो दो टाइप के पैसेज होते हैं, एक तो आप पहले क्वेश्चंस पढ़िए। फर्स्ट टाइम हमेशा आपको हर पैसेज में क्वेश्चन ही पढ़ना है। क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट मिलता है कि हाँ, अगर आपको जैसे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पूरा पैराग्राफ स्टार्टिंग में पढ़ना है। मान लीजिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 पे दिया हुआ है वॉइस का क्वेश्चन है ना, चेंज द वॉइस। अब आपको पता है कि वॉइस क्वेश्चन और नरेशन क्वेश्चन हर बार ही पूछे जाते हैं। लिखा हुआ है इट इज टाइम, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा लिखा गया है इट इज टाइम, तो आपको तुरंत क्लिक करना है कि इट इज टाइम वाला क्वेश्चन है। तो इट इज टाइम का रूल चलता है। अब रूल क्या रहता है कि हम इट इज टाइम का जब भी यूज करते हैं तो इट इज टाइम के साथ में हम किसको जोड़ते हैं, फॉर का रहता है। फॉर के बाद में क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हम यूज करते हैं टू बी प्लस V3, ये आपका स्ट्रक्चर बनता है। सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर किससे होगी आपकी इट इज टाइम से, इट इज टाइम के बाद में हम क्या रखते हैं आपका प्रीपोजिशन फॉर यूज करते हैं। फॉर के बाद में ऑब्जेक्टिव के साथ आता तो ऑब्जेक्ट यूज होगा। फिर हम यूज करते हैं टू, टू के बाद में बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए, इट इज टाइम द बेल रिंग्स, बिल्कुल नहीं होगा। सेंटेंस लिखा है टू रिंग, तो रिंग आपकी क्या है, वर्ब है। जब हम देखते हैं इट इज बीइंग, बीइंग कहीं से कहीं नहीं आएगा। इट इज टाइम फॉर, फॉर आ गया। द बेल, अब बेल की तो बात कर रहा है वो, लेकिन यहां टू रिंग लिखा है, जबकि हमें क्या चाहिए था टू बी प्लस V3, तो ये ऑप्शन गलत। ये ऑप्शन वैसे ही गलत क्योंकि बीइंग कहीं से कहीं नहीं आ सकता है। इट इज टाइम द बेल रिंग्स, V5 तो आएगा ही नहीं। सेंटेंस देखते हैं तो यहां क्या मिला आपको, इट इज टाइम, इट इज टाइम के बाद में क्या मिल गया, फॉर, फॉर के बाद में द बेल क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में बोला गया टू, टू के बाद में बी, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, रंग, थर्ड फॉर्म, जो कि आपका ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जैसे ही आपने सेंटेंस पढ़ा इट इज टाइम, इट इज टाइम के बाद में फॉर यूज करना है, फॉर के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में टू बी प्लस V3 यूज करना है, जो कि ये सेंटेंस आपका डी वाला राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आपका नरेशन का क्वेश्चन है, चेंज द नरेशन। आपको पता है सेट टू चेंज होता है, सेट टू किस में चेंज होगा आपका, टोल्ड में चेंज होगा, है ना। विल चेंज होता है किसमें, वुड में चेंज होता है। विल हम किस में चेंज करते हैं आपका, वुड में चेंज करते हैं, और अलग चीज दी नहीं है। टुमारो होता है आपका द नेक्स्ट डे में।
तो देखिए आपको पूरा सेंटेंस कभी भी नहीं पढ़ना है, मैंने पहले भी बोला है आपको कि वॉइस और नरेशन में कभी भी सेंटेंस पूरा नहीं पढ़ा जाता है। आपको डायरेक्ट बताया गया है कि विल किस में चेंज होगा आपका, वुड में। अब ऑप्शन देखिए आप, यहां वुड है, यहां वुड है, यहां वुड है, यहां वुड है, कोई बात नहीं। अब आप देखते हैं टुमारो, टुमारो किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे में। तो हम यहां देखते हैं ये टुमारो लिखा है, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये टुमारो लिखा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। जब हमको दो ऑप्शन मिलते हैं हम तो दोनों में चेक करते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। अब यहां पे लिखा हुआ है आई, आई होता है आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के लिए हम सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट कौन है, आई। इट मींस आई की प्लेस पे हम किसका यूज करेंगे, आई का। तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत था। यहां पे क्या लिखा हुआ है, ही, जो कि सेकंड वाला भी गलत हो गया क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट कौन है, आई। तो आएगा आपका क्या, आई आएगा। तो जब हम राइट आंसर देखते हैं तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, डी रहेगा। आई टोल्ड हिम दैट आई वुड नॉट गो देयर द नेक्स्ट डे, ठीक है। टुमारो चेंज कर दिया नेक्स्ट डे में, विल चेंज कर दिया वुड पे। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के लिए हम सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट की प्लेस पे कौन मिला आपको, आई। तो यहां पर आई ही आएगा, ही नहीं आएगा। तो ये गलत हुआ, रीजन यहां पर टुमारो था। बी गलत हुआ, रीजन यहां पर ही लिखा हुआ है, जो कि आना क्या था आपका, आई। थर्ड हमने देखा तो यहां पर टुमारो लिखा हुआ है, यहां पर आय था लेकिन वहां टुमारो, थर्ड भी गलत। तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा डी। तो जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है इसके अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड आपका फिक्स है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इसका मीनिंग क्या निकलेगा। अ नेम assumed by a writer of a false name, है ना। राइटर जनरली अगर फॉल्स नेम रखते थे तो उसका क्या रखते हैं, उसको क्या बोला जाता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लाई का मतलब तो झूठ होता है। फ्लैटर का मतलब होता है जो पर्सन होता है जो बटरिंग करता है, मक्खन लगाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। एनोनिमस मतलब होता है जिसका कोई नाम ही नहीं होता है। एनोनिमस का मतलब क्या होता है, जिसका कोई नाम नहीं होता। फ्लैटर का मतलब होता है बटरिंग पीपल, जो मक्खन बहुत ज्यादा लगाते हैं। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। तो ये तीन ऑप्शन नहीं आएगा। और इसका जो नाम है उसको हम पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं सुडैन, है ना। तो इसका जो आएगा आपका राइट आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया है इडियम्स एंड फ्रेजेस है। टू पुल वंस रॉक ऑफ, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस देखिए और आपको बताना है इसमें से कौन सा इडियम्स हम यूज करेंगे, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा इडियम्स यूज होगा, ठीक है। टू पुल वंस रॉक्स ऑफ, ठीक है। टू एक्सेप्ट चैलेंज, टू डिफीट वन, टू बी इन डेंजर, टू ट्राई हार्ड वर्क, है ना। तो जब हम बात करते हैं टू पुल वंस रॉक्स, देखिए रॉक्स की बात कर रहा है तो रॉक पत्थर उठाने वाली बात हो रही है ना। टू मेक एन एफर्ट, जब कभी भी कोई एफर्ट लगाता है, किसी भी चीज में कोई एफर्ट लगाता है कुछ पाने के लिए, तो उसे के हम यूज क्या करते हैं उसके लिए इडियम्स, टू पुल वंस रॉक्स ऑफ, ठीक है। तो एक्सेप्ट चैलेंज तो ठीक है, एफर्ट लगाना लेकिन अलग हो जाता है। डिफीट किसी को हराना वो गलत हो गया। डेंजर वाली बात होने रही है। ट्राई हार्ड, हार्ड मतलब कोशिश पे कोशिश करना, तो एफर्ट लगाना। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, डी। तो राइट आंसर जो बनेगा वो रहेगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है स्पॉट द स्पेल्ट, है ना, मिड स्पेल्ट वर्ड, है ना। कौन सा जो बीच का वर्ड है वो गलत लिखा हुआ है ना। इम्यूर सही है ना। विंडिकेटिव सही है, विंडिकेटिव सही है। वॉलंटियर, वॉलंटियर में जब हम यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, TRE यूज होता है कि TEER यूज होता है ना। तो जब हम यूज करते हैं तो वॉलंटियर यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, वॉलंटियर, है ना। तो इस बात को याद रखेंगे, जब भी हम यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, वॉलंटियर यूज करते हैं। तो आपका जो आंसर आता है वो क्या आता है, TEER आता है, TER नहीं आता है। अबंडेंस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी ऑफ के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अबंडेंस बिल्कुल सही लिखा है, विंडिक्टिव बिल्कुल सही है, इम्यूज सही लिखा हुआ है। तो जो रॉन्ग है वो रॉन्ग क्या है आपका, है ना, वॉलंटियर। वॉलंटियर में जब हम यूज करते हैं तो TEER यूज होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में लिखा हुआ है बैरन। बैरन हम यूज करते हैं किसी चीज के, मतलब सूखापन, है ना, जो बंजर भूमि होती है उसके लिए यूज करते हैं। अनप्रोडक्टिव मतलब कोई उसका यूजफुल नहीं होता है, उसके लिए हम बोलते हैं बैरन, है ना। अब इसमें बताना क्या है, इसका सिनोनिम्स बताना है, तो जो उसके जैसा ही हो, बैरन, है ना। अनप्रोडक्टिव जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। हार्मलेस जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाए। इनविजिबल, ठीक है, इनविजिबल लिखा है, इनसिविल लिखा है, और ये लिखा है डेजर्टेड। देखिए अगर हम बात करते हैं डेजर्ट, एक होता है डेजर्ट,
एक होता है डेजर्ट, DESSERT। डेजर्ट का मतलब होता है स्वीट। स्वीट पर जो हम मीठे के लिए हम यूज करते हैं, मीठा है ना, उसके लिए हम बोलते हैं डेजर्ट, DESSERET होता है। जब हम बोलते हैं डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब क्या होता है, तो रेगिस्तान के लिए हम यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? रेगिस्तान। ठीक है, रेगिस्तान के लिए हम क्या यूज करते हैं? आपका डेजर्ट यूज करते हैं। तो डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान मतलब जो बंजर रहता है उसी के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? आपका डेजर्टेड, जो लिखा हुआ है वो ही रहेगा आपका। ठीक है, तो डेजर्ट से आप याद रखेंगे कि डेजर्ट मतलब क्या होता है? आपका जो रेगिस्तान होता है तो उसी के लिए हम यूज करते हैं। तो बैरन का जो सिनोनिम्स निकलता है वो क्या निकलेगा? आपका डेजर्ट निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, है ना। इसका एंटोनिम्स बताना है ना, विजिलेंट। अब विजिलेंट का मतलब क्या होता है? अलर्ट है, केयरलेस है, कॉशियस है और डिस्क्लोज है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि इसका आपका एंटोनिम्स क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं विजिलेंट। विजिलेंट मतलब क्या होता है? तो हम बोलते हैं इसका मतलब होता है सतर्क, है ना, जो अलर्ट रहे। तो अलर्ट आपका सिनोनिम्स में आ जाएगा। कॉशियस मतलब क्या होता है? जो सतर्क होता है उसी के लिए हम यूज करते हैं कॉशियस। डिस्क्लोज, जो कोई बात डिस्क्लोज नहीं करे उसके लिए हम यूज करते हैं, तो बंद के लिए यूज करते हैं, आसपास के लिए। केयरलेस, केयरलेस इसका आंसर रहेगा। आंसर क्या रहेगा आपका? इसका बी आंसर रहेगा, जो कि क्या रहेगा आपका? केयरलेस। विजिलेंट का मतलब क्या हुआ आपका? सतर्क। अलर्ट के लिए भी वही यूज करते हैं जो सतर्क रहता है। ठीक है, कॉशियस का मतलब सतर्क होता है। डिस्क्लोज, जो कोई बात डिस्क्लोज नहीं करता, तो हम क्या यूज करेंगे? इसका आंसर केयरलेस, जो कि बेकार के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्रूडनेस, क्रूडनेस आपको क्रूड ऑयल का पता होगा। क्रूड का मतलब होता है कच्चा, तो जो कच्चा रहे उसके लिए हम यूज करते हैं। और यहां पे पहला ही वर्ड मिलता है क्या हमें? एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम्स बताना है वो क्या है आपका? एक्सपीरियंस। क्रूड का मतलब क्या होता है? कच्चापन, जो कच्चा रहता है, जिसको अधूरा नॉलेज रहता है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो क्रूडनेस के लिए हम जो एंटोनिम्स रखेंगे वो क्या रहेगा आपका? एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, तो ये तो आपके वोकैब के पोर्शंस हो गए, एक आपका एंटोनिम्स हो गया, एक आपका सिनोनिम्स हो गया। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एरर में पूछे जाते हैं। अब एक एक करके हम पार्ट चलते जाते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू जज, है ना, विच, ठीक है, इज द एल्डर ऑफ द 4 सिस्टर्स, है ना। चारों में से जो बड़ी है वो उसको पहचानना क्या है? डिफिकल्ट है ना। अब हम बात करते हैं, जब यहां पे लिखा 4 सिस्टर्स, है ना, 4 सिस्टर्स लिखा हुआ है, यहां पे द लिखा हुआ है, तो हम कभी भी कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करते। इसकी प्लेस पे हम क्या यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। जो एल्डर लिखा हुआ है, एल्डर की प्लेस पे हम किसका यूज करेंगे? एल्डेस्ट का यूज। तो आपसे जब पूछा जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 में आपका एरर कौन सा, तो आप बोलेंगे बी आपका एरर रहेगा। इट इज डिफिकल्ट टू जज विच इज द एल्डर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि द यूज कर रहे हैं आप तो सुपरलेटिव डिग्री, तो हम क्या यूज करेंगे? एल्डर के प्लेस पे एल्डेस्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है ऑल्दो, है ना, ये साथ में लिखा हुआ है ऑल्दो है। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। ऑल्दो मनोहर इज इंटेलिजेंट स्टिल ही डजंट नॉट गेट अ जॉब, है ना। हालांकि मनोहर इंटेलिजेंट है फिर भी उसे जॉब नहीं मिली है। अब इस चीज को समझिएगा कि जब भी हम कंजक्शन यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? एक तो ऑल्दो यूज होता है, ऑल्दो की प्लेस पे हम किसका यूज कर सकते हैं? दो का। और इसके साथ में जब हम कंजक्शन यूज करते हैं तो क्या आता है? येट, या फिर हम यूज कर सकते हैं इसकी प्लेस पे क्या? कॉमा। तो आपको याद रखना है जो कंजक्शन यूज करते हैं, कंजक्शन का क्वेश्चन है, तो कंजक्शन हम क्या यूज करते हैं? ऑल्दो, और ऑल्दो या दो के साथ में हम क्या यूज करते हैं? येट या कॉमा। सेम जैसा हम यूज करते हैं आइदर, तो आइदर के साथ में आपका कंजक्शन क्या आता है? और। सेम हम यूज करते हैं नीदर, तो नीदर के साथ में हम जो लाते हैं कंजक्शन वो क्या रहता है आपका? नॉर। ऐसे ही हम यूज करते हैं नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ में क्या आता है? बट ऑल्सो। सेम हम यूज करते हैं है ना, लेस्ट, तो आपको पता है लेस्ट के साथ में हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। तो ये पेयर वाले हैं, ये फिक्स होते हैं, इनके साथ में यही आता है। तो सेंटेंस में जब हमको क्या मिलता है? ऑल्दो, तो आपको पता है ऑल्दो के साथ में हम यहां पर जो लिखा हुआ है स्टिल, स्टिल की प्लेस पे हम किसका यूज करेंगे? येट का। तो आपको राइट आंसर तो नहीं बताना है, बट आपको एरर पता चल जाता है कि स्टिल आपका एरर है, तो जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? बी। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बन रहा है वो क्या रहेगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा तो यहां पे लिखा हुआ है ही इज कैपेबल टू डू दिस वर्क विद इन द, है ना, स्टिपुलेटेड पीरियड, है ना, एक लिमिटेड टाइम में करने की बात कर रहा है।
ही इज कैपेबल। अब देखिए यहां पर एक फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन उठ के आता है, जो कि क्वेश्चन हर बार आता है प्रीपोजिशन का। आपको याद रखना है कि जब भी हम करते हैं यूज कैपेबल, कैपेबल के साथ में हमेशा किसका यूज होता है? ऑफ का, ना कि टू का। तो आपको याद रखना है कभी भी सेंटेंस में आपको क्या मिलता है? कैपेबल। सेम आपको याद रखना है कभी भी हम यूज करते हैं लिसन, तो लिसन के साथ में हमेशा क्या यूज होता है? फिक्स प्रीपोजिशन टू यूज होता है। तो जैसे ही कैपेबल के साथ में ऑफ यूज होता है, सेम आपका लिसन के साथ में टू यूज होता है। अब ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे यूज होता है इंटर्ड, तो आपको याद रखना है इंटर्ड का मतलब क्या होता है? आपका अंदर जाने के लिए हम यूज करते हैं, तो इंटर्ड के साथ में कभी भी आप इनटू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ये आपका एरर कहलाता है। बाहर से अंदर के लिए हम करते हैं इनटू का यूज, लेकिन कभी भी वर्ब अगर इंटर्ड आ गए तो इंटर्ड के साथ में आप कभी भी इनटू यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और जैसे हम यूज करते हैं कंट्रोल, है ना, तो कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना, तो कभी भी इसके साथ में ऑन प्रीपोजिशन का हम यूज नहीं करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आप इस क्वेश्चन के साथ साथ में दूसरे भी जानते जा रहे हैं, इस करके ये लेक्चर आपके इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो उनको भी शेयर कर दीजिए, उनको भी इस वीडियो का जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि यहां पे जब हम बात करते हैं कैपेबल, तो कैपेबल के साथ में हम टू का यूज नहीं करेंगे, यहां पे क्या यूज करेंगे? ऑफ। जो 15 क्वेश्चन लिखा, 15 का आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है माई शर्ट इज व्हाइट बट योर। कल भी आपको एक चीज बताई गई थी कि जब भी हम यूज करते हैं योर्स, तो योर्स का जो मीनिंग रहता है वो रहता है आपका योर प्लस नाउन। क्या रहता है? योर प्लस नाउन। योर प्लस नाउन मतलब जिस चीज की बात हो रही है वो उसमें पहले से ही ऐड होता है। यहां पर क्या बात हो रही है? माय शर्ट, तो यहां मतलब बात किसकी होगी? आपकी शर्ट की। और यहां मीनिंग निकलेगा जो माय शर्ट इज व्हाइट, मेरी शर्ट व्हाइट है, बट योर्स इज येलो, तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? आपका योर्स आएगा, ठीक है। तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे? योर्स, है ना। योर्स शर्ट नहीं आता, क्योंकि ये जो कहलाता है ये क्या कहलाता है? आपका पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पॉजेसिव प्रोनाउन। और आपको याद रखना है कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद में हम कभी भी किसका यूज नहीं करते हैं? नाउन का यूज नहीं करते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन अकेला यूज होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। ये तो ऑब्जेक्टिव केस आ गया, ये गलत है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? योर्स। तो हम यहां पे जब यूज करेंगे तो आएगा योर्स, और इसका जो मीनिंग निकलेगा क्या निकलेगा? योर शर्ट इज येलो, ऐसा होगा, ठीक है। तो आपको कल भी ये बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि जब भी हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं उसके बाद में कभी भी नाउन नहीं आता है। बट अगर आप यूज करेंगे कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे योर होता है, तो योर के बाद में आप नाउन रख सकते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है द डॉग ऑफ दिस प्लेस, है ना, आर ब्लैक, है ना। अब इस प्लेसेस की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है? ऑफ दिस प्लेस। तो ये आपको क्या करता है? डेफिनेट। और जब डेफिनेट कर रहा है तो आप इस नाउन से पहले किसका यूज करेंगे? द का। सेकेंड थिंग आपको याद रखना है, जब हम यहां पर नोटिस करते हैं तो दो ऑप्शन आपके पहले से एलिमिनेट हो जाते हैं। डॉग्स, डॉग्स कैसा नाउन है आपका? तो आप बोलेंगे सर कैसा नाउन हुआ ये? प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन के साथ में कभी भी हम ए या एन का यूज नहीं करते हैं, तो दो ऑप्शन तो पहले से हट गए, बचते हैं ये दो। जब हम बात करते हैं दिस प्लेस, इस प्लेस के जो डॉग्स हैं वो कैसे हैं? ब्लैक हैं, तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे? द वाला यूज करेंगे। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सी। 17 का राइट आंसर क्या निकलता है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि हमें क्या करना है, हमें ये नहीं करना है कि राइट आंसर ढूंढने के पीछे भागना है। आप अगर ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हैं तो आपको इसका भी बेनिफिट मिलता है। ऑप्शन एलिमिनेट करने से देखिए इजीली आपके दो ऑप्शन हट जाते हैं, आपको बस वो दो ऑप्शन में से चूज करना रहता है। ही इज गुड, देखिए ये भी फिक्स प्रीपोजिशन जैसा चला गया। जैसे हम यूज करते हैं तो गुड के साथ में एट यूज होता है, बैड के साथ में एट यूज होता है, वीक के साथ में हम हमेशा किसका यूज करते हैं? इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ये सभी चीजें फिक्स है, ये फिक्स प्रीपोजिशंस के अंदर आती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट याद रखें आप। जब भी हम यूज करते हैं तो गुड के साथ में एट आता है, बैड के साथ में एट यूज करते हैं हम, वीक के साथ में हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यहां लिखा हुआ है ही इज गुड, तो हम यूज करेंगे एट। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ए। तो 18 का जो राइट आंसर बनता है वो क्या बनता है आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एबल? इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कि जैसे नाउन को एडजेक्टिव यूज कर दीजिए, एडजेक्टिव को प्रोनाउन बनाए, सॉरी एडजेक्टिव को नाउन की तरह कैसे यूज करेंगे, वर्ब को एज अ नाउन कैसे यूज करेंगे, ऐसे कोई भी वर्ड दे देता है उसका वर्ब फॉर्म क्या होता है ये पूछा जाता है। देखिए जब हम बात करते हैं एबल की एबल का मतलब क्या होता है? योग्य। एबल का मतलब क्या हुआ? योग्य, है ना। अब जब हम बात करते हैं तो योग्य होता है। देखिए हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो जिस भी वर्ड के अंदर क्या जुड़ता है? ना, लास्ट में आता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है? वर्ब। वो हमेशा क्या रहेगी? वर्ब, है ना। जैसे हम बोलते हैं गो, गो का मतलब क्या होता है? जाना, का मतलब आना। तो जिस भी वर्ड के आखिरी में अगर हम बात करते हैं ना आता है तो वो आपका एज अ क्या रहता है? वर्ब रहता है। एक शॉर्ट ट्रिक रहती है, 100% सही नहीं रहता हमेशा, बट 90% ये चीजें आपकी काम करती है। जब हम बात करते हैं एबल, तो एबल का मतलब तो योग्य हो गया। यहां पे लिखा है एनेबल, एनेबल का मतलब क्या होता है? तो आपका मतलब, इसका मतलब क्या होता है? योग्य बनाना। तो ना आता है लास्ट में, तो योग्य बनाने, जो योग्य होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। तो एनेबल यूज करेंगे हम, तो ये इसका क्या रहेगा? राइट आंसर। तो एनेबल जो रहता है एज अ क्या यूज होता है? वर्ब। और आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपको मीनिंग याद है कि जिस वर्ड के लास्ट में क्या आता है? ना आता है, तो वो आपका वर्ब रहता है। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? आपका बी। तो 19 का जो रहेगा बी, है ना। अनेबल तो मीनिंग ही अलग हो जाता है, एबिलिटी मतलब योग्यता कहलाता है, तो ये नहीं आ सकता है। अनेबल अयोग्य कहला जाएगा, तो ये तो मीनिंग ही चेंज कर देगा। एबल का मतलब तो योग्य हो जाएगा, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? एनेबल यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ सफिशिएंट? सफिशिएंट पर्याप्त, पर्याप्त के लिए हम यूज करते हैं। तो पर्याप्त के लिए क्या रहेगा आपकी वर्ब? हम उसकी बात करते हैं। सफिसिटी तो ना, ये नहीं होगा। सफेक्टिव भी नहीं, और सफिशिएट भी हम यूज नहीं करते। इसका यूज जो हम करते हैं, इसकी जो वर्ब होती है सफिस यूज होती है। इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो आपकी होती है सफिस्ड। हम जब यूज करते हैं तो इस ई के बाद में ये V2 और V3 हो जाएगी। तो जो राइट आंसर रहेगा 20 का क्या रहेगा? आपका बी रहेगा। तो आपको याद रखना है कि ये जो कंटिन्यूस आपकी सीरीज चल रही है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, जिससे आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।